हेलो डियर फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। आज मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के फर्स्ट यूनिट का सेकेंड पार्ट, जो कि ओसीबीसी स्कीम पे आधारित है। पहला टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मेटल वर्किंग। मेटल वर्किंग एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स पे यानी धातुओं पे काम किया जाता है पार्ट्स या फिर असेंबलीज बनाने के लिए, भले ही वो पार्ट एक सुई के बराबर हो या फिर एक जहाज के बराबर। सारे के सारे इंजन के पार्ट्स जिनके लिए प्रिसीजन बहुत हाई चाहिए, वो सब भी मेटल वर्किंग में ही आते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है मेटल वर्किंग की रेंज बहुत बड़ी है। मेटल वर्किंग एक साइंस है, आर्ट है, हॉबी है, इंडस्ट्री है और ट्रेड भी है। वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस होते हैं, लेकिन बेसिकली 4 टाइप से प्रोडक्शन प्रोसेस कहे जा सकते हैं। पहला है कास्टिंग, दूसरा मशीनिंग, तीसरा जॉइनिंग और चौथा डीफॉर्मेशन प्रोसेसेस। अगर कास्टिंग की बात की जाए, कास्टिंग प्रोसेस में धातु को पिघलाया जाता है और जब धातु लिक्विड स्टेट में होती है तब उसे सांचे में डाला जाता है। जैसे जैसे धातु जमती जाती है वो सांचे का शेप लेती जाती है। मशीनिंग प्रोसेस में जो भी शेप आपको चाहिए वो आसानी से मिल सकती है। एक्यूरेसी और प्रिसीजन भी काफ़ी हाई रहते हैं, लेकिन कुछ मटेरियल वेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि मशीनिंग में मेटल को रिमूव किया जाता है। तीसरा है जॉइनिंग प्रोसेस। जॉइनिंग द्वारा आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स शेप्स को बना सकते हैं। सबसे पहले सिंपल कंपोनेंट्स को बनाया जाता है और उन्हें बाद में जोड़ दिया जाता है। जॉइनिंग में वेल्डिंग, मैकेनिकल फास्टनिंग और भी बहुत सारे प्रोसेसेस आते हैं। अगला है डीफॉर्मेशन प्रोसेसेस। डीफॉर्मेशन प्रोसेस मतलब कि किसी भी धातु को विद एक्सटर्नल फोर्स उसके शेप को मोड़ देना। कैसे? विद यूज ऑफ सूटेबल प्रेशर, उस चीज को कहा जाता है डीफॉर्मेशन प्रोसेसेस। मेटल को डिजायर्ड शेप में मूव कर दिया जाता है। इसमें करीब करीब कुछ भी वेस्टेज नहीं होती है। मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस को समझने के लिए मेटल्स का स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है। मेटल्स क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं और उनका ग्रेन्स का साइज इर्रेगुलर होता है और साइज भी वेरी करता है। सारे के सारे ग्रेन्स एटम्स के बने होते हैं जो प्रॉपर तरीके से आपस में अरेंज होते हैं, उसको बोलते हैं लैटिस। और जो एटम्स का ओरिएंटेशन होता है ग्रेन्स में वो यूनिफॉर्म होता है, लेकिन अलग अलग ग्रेन्स का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है। इस टाइप से शक्कर देखी है आप लोगों ने, मिश्री देखी है, उसी प्रकार मेटल्स में डिफरेंट डिफरेंट ग्रेन्स होते हैं और इस टाइप से अरेंज रहते हैं। जब भी कभी कोई फोर्स मेटल को डिफॉर्म करने के लिए लगाई जाती है, इन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर में चेंज होता है। कुछ ग्रेन्स टूट जाते हैं, कुछ ग्रेन्स मूव करते हैं और कुछ लैटिस में डिस्टॉर्जन आता है। लैटिस स्ट्रक्चर में स्लिप प्लेन्स डेवलप होते हैं और एटम्स की बॉन्डिंग होती है। जहां पर बॉन्डिंग वीक होती है वहां बॉन्ड्स टूट जाते हैं और नए बॉन्ड्स बनते हैं, लेकिन एटम्स का ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता। मेटल्स के अंदर के जो ग्रेन्स होते हैं वो इस टाइप से बाद में बन जाते हैं। अगर किसी भी मेटल को परमानेंटली डिफॉर्म करना है तो स्ट्रेस को हमेशा इलास्टिक लिमिट के ऊपर एक्सीड होना चाहिए। रूम टेम्परेचर पर मेटल्स काफ़ी ज़्यादा सख्त होते हैं एज कंपेयर टू हाई टेम्परेचर के। इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है और
हॉट मेटल पे कम प्रेशर लगाना पड़ता है। अब ये इलास्टिक लिमिट को समझने के लिए हम स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व एक डक्टाइल मटेरियल के लिए बनाते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में यहां पर स्ट्रेस रहता है। स्ट्रेस इज फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। इस तरफ स्ट्रेन होता है, दैट इज चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। इस केस में हम केवल लेंथ लेके चलेंगे। अगर किसी स्पेसिमेन के ऊपर लोड लगाया जाए तो सबसे पहले स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में लीनियर रिलेशन फॉलो होता है इस टाइप से, यानी पॉइंट ए तक अगर आप उस लोड को लगाकर वापस हटा देंगे तो मेटल अपना वापस से साइज रीगेन कर लेगा। इसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट। इसके बाद स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में लीनियर रिलेशन फॉलो नहीं करते, लेकिन मेटल यहां तक बी पॉइंट तक इलास्टिक रहता है, यानी कि अगर मेटल के ऊपर कोई लोड लगाएंगे तो मेटल डिफॉर्म होगा और वापस उस लोड को हटा देंगे तो मेटल अपना शेप रीगेन कर लेगा। मेटल को इस इलास्टिक रीजन के ऊपर यहां से ज्यादा आपको स्ट्रेस लगाना पड़ेगा, तभी मेटल डिफॉर्म होगा और प्रॉपर शेप ले पाएगा। रिगार्डिंग बाकी के पॉइंट्स वो आप दूसरे सब्जेक्ट में भी पढ़ेंगे। जब भी कभी मेटल कोल्ड स्टेट पर फॉर्म होता है तो उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन ग्रेन्स की नहीं होती है, इसलिए फ्रेगमेंटेशन ग्रेन्स का बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे जैसे मेटल का डिफॉर्मेशन होता जाता है वैसे वैसे उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक रेजिस्टेंस पैदा होती चली जाती है। इसको बोलते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग को समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं। कोई भी मेटल रूम टेम्परेचर पे कितना डिफॉर्म हो सकता है ये उसकी डक्टिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा डक्टिलिटी होगी मेटल की, मेटल उतना ज़्यादा डिफॉर्म हो सकता होगा। प्योर मेटल्स ज़्यादा डिफॉर्म हो सकते हैं एज कंपेयर टू अलॉयज, क्योंकि अलॉयज स्ट्रेन हार्डनिंग में रिजल्ट करते हैं। मेटल्स जिनका की ग्रेन साइज ज़्यादा बड़ा होता है वो ज़्यादा डक्टाइल होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स विद अ स्मॉलर ग्रेन साइज। जब भी कभी मेटल को कोल्ड स्टेट पे डिफॉर्म किया जाता है रेजिडुअल स्ट्रेसेस बच जाते हैं और इन रेजिडुअल स्ट्रेसेस को हटाना पड़ता है जब भी कभी आप उस प्रोडक्ट को या मेटल को यूज़ करें। उसके लिए उस प्रोडक्ट या फिर मेटल को गर्म किया जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे और उसे ठंडा किया जाता है। इससे रेजिडुअल स्ट्रेसेस हट जाते हैं। अब अगर स्ट्रेन हार्डनिंग की बात की जाए तब स्ट्रेन हार्डनिंग मेटल्स या अलॉयज में कोल्ड वर्किंग प्रोसेस के बाद होता है। जो भी कोई मेटल या अलॉय ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है एक्सटर्नल लोड को, उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग ज़्यादा होती है। और जितनी ज़्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उतना ही ज़्यादा मेटल डिफॉर्म होने में दिक्कत देता है। इस चीज़ को कहा जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट। अगली चीज़ आती है कोल्ड एंड हॉट वर्किंग ऑफ मेटल्स। कोल्ड वर्किंग को अगर मैं बात करूं तो कोल्ड वर्किंग मेटल्स की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होती है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के नीचे। नॉर्मली कोल्ड वर्किंग रूम टेम्परेचर पे होती है। किसी किसी केसेस में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया जाता है मेटल्स का, जिससे कि मेटल्स की डक्टिलिटी बढ़ जाए और स्ट्रेंथ कम हो जाए। कोल्ड वर्किंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सरफेस फिनिश भी बहुत अच्छी होती है, डायमेंशनल कंट्रोल अच्छा होता है, इसलिए मशीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रोडक्ट्स आराम से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और उनकी शेप बाद में चेंज आसानी से हो जाती है, अच्छी स्ट्रेंथ होती है, फटीग और वियर प्रॉपर्टीज मेटल्स की काफ़ी अच्छी होती हैं।
जो आपको प्रॉपर्टीज जिस डायरेक्शन में चाहिए वो आप कोल्ड वर्किंग में मेटल को प्रोवाइड कर सकते हैं। और कंटामिनेशन प्रॉब्लम्स जो हैं, जैसे मेटल्स के रिएक्शन एटमॉस्फेयर के साथ में वो करीब करीब ना के बराबर होते हैं। साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला डिसएडवांटेज है मेटल को डिफॉर्म करने के लिए ज़्यादा फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं वो हैवी और ज़्यादा पावरफुल चाहिए। मेटल की डक्टिलिटी कुछ कम रहती है। मेटल के सरफेसेस को हमेशा साफ करना पड़ता है और साथ में उसके ऊपर जंग वगैरह ना लगी हो उसके लिए बिल्कुल क्लीन करना पड़ता है। स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, उसके लिए आप अनीलिंग कर सकते हैं। रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ जाते हैं जिनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस काफ़ी हद तक सूटेबल होते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कॉस्ट जो कि इक्विपमेंट्स के लिए और टूलिंग के लिए चाहिए वो कम रहती है कोल्ड फॉर्मिंग प्रोसेस में। नेक्स्ट इज वार्म वर्किंग। रिगार्डिंग वार्म वर्किंग, इसमें टेम्परेचर ना तो बहुत ज़्यादा होता है ना बहुत कम होता है। इसमें टेम्परेचर कोल्ड और हॉट फॉर्मिंग के बीच का रहता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पर कम फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मेटल की डक्टिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, अनिलिंग ऑपरेशन कम नंबर में करना पड़ता है। अगर हॉट फॉर्मिंग से कंपेयर किया जाए तो वार्म फॉर्मिंग के एडवांटेजेस हैं, हीट एनर्जी कम लगती है, प्रिसाइज पार्ट्स आपको इजीली मिल जाते हैं, स्केलिंग कम होती है, डीकार्बोराइजेशन पार्ट्स की कम होती है, डायमेंशनल कंट्रोल अच्छा मिलता है, सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है, थर्मल शॉक्स कम रहते हैं टूल्स के ऊपर, और थर्मल फटीग जो टूल के ऊपर होता है वो कम होता है, इसलिए टूल्स की लाइफ भी ज़्यादा मिलती है। अब अगर हॉट वर्किंग की बात की जाए, हॉट वर्किंग हमेशा मेटल के रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर की जाती है, यानी मेटल को आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के ऊपर तक गर्म करना पड़ेगा और फिर मेटल प्लास्टिकली डिफॉर्म होगा। हॉट वर्किंग में हीट और फोर्स दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। जब भी कभी मेटल को गर्म करते हैं और वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, नए क्रिस्टल्स फॉर्म करना स्टार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन। जब रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तब पुराने ग्रेन्स डीफॉर्म हो जाते हैं और नए क्रिस्टल्स बनते हैं जिनमें की स्ट्रेन बिल्कुल भी नहीं होता है। क्योंकि हॉट वर्किंग में टेम्परेचर मेटल का काफ़ी हाई होता है, उसको डिज़ायर्ड शेप देने के बाद इसकी वजह से उस मेटल में या प्रोडक्ट में ग्रेन्स का ग्रोथ होता जाता है, जिसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की काफ़ी बेकार रहती हैं। हॉट वर्किंग के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे स्ट्रेन हार्डनिंग बिल्कुल नहीं होती है, डीफॉर्मेशन के लिए कम फोर्स की रिक्वायरमेंट रहती है, मेटल्स की डक्टिलिटी ज़्यादा रहती है इसलिए ज़्यादा डिफॉर्मेशन पॉसिबल रहता है, ग्रेन साइज काफ़ी फेवरेबल मिल जाता है, इसकी वजह से मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ अच्छी मिल जाती हैं, कम पावर के इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, रेजिडुअल स्ट्रेसेस मेटल्स में बिल्कुल भी नहीं बचते हैं। साथ में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है, सरफेस फिनिश बेकार रहती है और सरफेसेस पर स्केलिंग हो जाती है, एक्यूरेसी और डायमेंशनल कंट्रोल बेकार रहता है, आप आराम से किसी भी पार्ट को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते या फिर पार्ट को किसी और शेप में देना हो तो वो भी आसान नहीं होता। हॉट मेटल्स को पकड़ना और मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत भरा काम होता है, टूल्स और इक्विपमेंट्स की लाइफ भी कम रहती है। जय हिंद, जय भारत।